सोमनाथ जी सेवानिवृत्त सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य थे, जो सिर्फ 1 घंटे की क्लास स्कूल की छुट्टी के बाद नियमित रूप से लेते थे। वो क्लास सभी विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए कंपलसरी होती थी और कोई भी छुट्टी के बाद उस क्लास को अटेंड किए बिना अपने घर नहीं जा सकता था। इसकी शुरुआत सोमनाथ जी ने बहुत गहन चिंतन के बाद इसलिए शुरू की थी कि सभी को अपने व्याख्यान, जो अधिकतर नैतिक, सामाजिक और वैचारिक विषयों पर होते थे, से कुछ लाभ और सीख मिल सके। आखिर वे देश का भविष्य रच रहे थे, तो उनकी रचना में कलाकारी और मानसिक दृढ़ता का रंग तो होना ही चाहिए था, ऐसा उनका विचार था। हालांकि सोमनाथ जी को इसके लिए रोज घर में कलह का सामना करना पड़ता, कभी पत्नी के क्रोध और कभी पुत्रों की सलाह, यहाँ तक कि ब्याह करके दूसरे घर को संभालने वाली बेटी भी फोन पर उपदेश देने में न चूकती थी। सभी की नज़र में ये एक फालतू सा काम था, जिसके एवज में कोई आर्थिक लाभ भी नहीं था। सो बेटे कहते, इससे तो अच्छा है आप घर में ट्यूशन शुरू कर दें, कम से कम कुछ तो लाभ सबको मिले। उन्होंने कई बार सोचा कि उनसे लाभ के बारे में पूछें, पर कुछ सोचकर खामोशी रहे। आजकल के बच्चे स्वभाव से कितने मुखर हो चुके हैं, इसका अंदाजा था उन्हें। पर जब पत्नी सुशीला भी बेटे और बहुओं की हाँ में हाँ मिलाती तो लगता जीवन भर का साथ व्यर्थ गया। इस उम्र में अपनी सहचरी से वैचारिक समानता न होने की दशा में अक्सर वे बहुत दुखी हो जाते और कहते, आज पेट भारी है, खाना नहीं खाऊंगा, मुझे दूध हो तो दे देना बस। बहुएं सारा काम निपटा कर 1 गिलास में दूध लेकर आ जाती और कहती, ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है बाबूजी, आप कहें तो मूंग की खिचड़ी बना दूं। पर सोमनाथ जी जानते थे कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। बनाना होता तो बिना बोले ही बना देती और थोड़ी मनुहार करती तो बहू को बेटी समान समझने वाले सोमनाथ जी खिचड़ी के कुछ कौर तो खा ही लेते। ऐसा कभी ना हुआ और वे चुपचाप दूध पीकर सो जाते। उनकी पत्नी को कभी इन छोटी छोटी बातों से कोई सरोकार ही ना था। सो अपने घुटनों पर तेल मलने के बाद वो भी दूसरे तख्त पर सो जाती और दूसरे दिन सुबह से ही फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाती। अब रिटायरमेंट के बाद 1 घंटे की वो क्लास तो बंद हो ही गई थी, साथ ही जीवनचर्या में भी बहुत से बदलाव आते चले गए। बहुत साल पहले एक अनाथ बच्चे का उनके स्कूल में एडमिशन हुआ था। अनाथ आश्रम वालों ने उसका नाम छोटू लिखवाया था, तो सोमनाथ जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपने जीवन काल में उसी समय उन्होंने एक बड़ा फैसला ले डाला था। सोमनाथ जी का 7 वर्ष पूर्व विवाह हो चुका था, किंतु अभी तक बच्चों की किलकारी ना गूंजी थी घर में। इस बात से उनकी पत्नी सुशीला भी खिन्न रहने लगी थी। मोहल्ले की बड़ी बूढ़ियां और रिश्तेदार मौका मिलते ही दिल को चिकोटने से बाजना आते थे। सोमनाथ जी ने उस छोटू को पत्नी सुशीला से परामर्श करके बाकायदा कानूनी कागजी कार्रवाई के बाद गोद ले लिया और उसका नाम शोभित रख दिया। पूरनमासी को सत्यनारायण जी की कथा का आयोजन करके ये सत्य भी सभी जानने वालों को बता दिया कि उन्होंने शोभित को गोद लिया है। पत्नी सुशीला के आंखों की चमक लौट आई थी और वो मातृत्व का सुख अनुभव करके बहुत खुश रहने लगी थी। इसके 4 वर्षों के बाद सोमनाथ जी की पत्नी ने 2 बेटों 1 बेटी को जन्म दिया। शोभित सोमनाथ जी के स्कूल में शिक्षा लेने लगा और मेधावी छात्रों में गिना जाने लगा। चारों बच्चे एक ही माता पिता की संतान की तरह पलते बढ़ते रहे और सुशीला ने भी कभी अपने पराये का भेद न किया। अनुकूल समय पर सबका विवाह भी हो गया, पर अब घर छोटा पड़ने लगा था, सो शोभित ने अपने ऑफिस के पास एक घर किराए पर ले लिया और अपनी पत्नी के साथ वहां रहने लगा। हर रविवार को सारा परिवार कभी शोभित के घर, कभी सोमनाथ जी के घर इकट्ठा होता और देर रात तक खाना पीना चलता रहता। 2 वर्ष पूर्व सोमनाथ जी रिटायर हुए थे और अब उनका समय अखबार पढ़ने और पोते पोतियों को पार्क में घुमाने में व्यतीत होने लगा था। कोविड-19 का कहर शुरू हो चुका था। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बंद हो गए थे और घर से ही काम किया जाने लगा था। अब बच्चों को पार्क में घुमाना बंद हो गया था और शोभित के घर आना जाना भी बंद था। सारे रिश्ते अब सिर्फ फोन तक सीमित हो गए थे। हर किसी के आने जाने पर प्रतिबंध था और दूध सब्जी भी नहीं ली जा सकती थी। पर अब दोनों बेटों के लाख मना करने पर भी सोमनाथ जी अखबार पढ़ने का लालच न छोड़ पा रहे थे। सो सिर्फ अखबार वाला ही आकर दरवाजे की कुंडी में अखबार लटका जाता था, जिसे चाय पीते पीते सोमनाथ जी बड़े ध्यान से पढ़ते थे। करने को और कुछ था भी नहीं, सो बस यही दिनचर्या रह गई थी उनकी। एक दिन दोपहर के खाने के बाद वो रोज की तरह सो गए और सोकर उठने पर उन्हें बुखार खांसी के साथ बदन दर्द की अनुभूति हुई।
थर्मामीटर लगाने पर बुखार 101 डिग्री निकला। घर में सभी घबरा गए और सबका एक ही मत था कि बाबूजी कोरोना के चपेट में आ गए हैं। बड़े बेटे ने भुनभुनाते हुए कहा, ये सब सिर्फ अखबार लेने की वजह से हुआ है, मना किया था पर कोई सुने तब ना। अब आ गई मुसीबत सारे घर पर, सभी आएंगे अब इसकी चपेट में। सुशीला भी माथे पर हाथ मारकर बोली, इनकी तो आदत ही नहीं रही कि कभी भी किसी की बात माने। वो तो मैं ही थी जो जीवन गुजार लाई, कोई दूसरी होती तो 2 दिन में ही घर छोड़कर चली जाती। बहुएं भी कहाँ चुप रहने वाली थीं, सो वो भी बोली, पहले बाहर वाले कमरे में बाबूजी को शिफ्ट करो, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका तो ख्याल करो। आनन फानन में सबके मुंह पर मास्क और हाथ में दस्ताने पहन लिए और बच्चों को ऊपर वाले कमरे में बंद करके एक तख्त बाहर वाले कमरे में डाल दिया। अब कोई दूसरा गद्दा, चादर, तकिया कैसे संक्रमित करे, सो वही बिस्तर जिस पर सोमनाथ जी लेटे थे तख्त पर बिछा दिया गया। सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए और पानी का जग गिलास के साथ उनके सिरहाने रख दिया गया। सारी व्यवस्था करके सोमनाथ जी को बाहर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया और बाहर से कुंडी लगा दी गई। उसके बाद सबने बकायदा गर्म पानी से स्नान किया और शोभित को फोन द्वारा सूचित किया कि बाबूजी कोरोना को घर ले आए हैं। शोभित तुरंत अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आ पहुंचा, पर उसके आने पर भी सबने आपत्ति जताई कि ऐसी स्थिति में उनको नहीं आना चाहिए था। शोभित ने कुंडी खोलकर बाबूजी को देखना चाहा, पर सबने मना कर दिया। फिर भी वो कुंडी खोलकर चौखट से ही ऊंची आवाज में बोला, बाबूजी आप चिंता न करें, आज पैरासिटामोल खा लें, सुबह होते ही मैं आपका चेकअप करवाऊंगा, बस आज की रात थोड़ी हिम्मत से काट लें। सोमनाथ जी ने सिर हिलाकर हामी भरी और शोभित को जाने के लिए बोला। सोमनाथ ने कुछ खाया भी ना था शाम से और मोहल्ले में उनके कोरोना पीड़ित होने की खबर भी फैल गई थी, पर शायद सभी को अपनी जान प्यारी लगी होगी, सो कोई भी देखने या पूछने नहीं आया। शोभित अभी गया नहीं था और सुशीला ने यह कहकर कि यहीं रुक जाओ, आज कल डॉक्टर को दिखाकर चले जाना, उसे जाने भी नहीं दिया था। खाना बन चुका था, तभी पड़ोस में रहने वाली बुआ जी आईं और सुशीला से बोली, सुना है सोमनाथ को कोरोना हो गया है। सुनकर रहा नहीं गया तो देखने ही चली आई, पर देखने की बात पर तो वह टस से मस भी न हुई और जहाँ बैठी थी वहीं बैठी रही। सुशीला सिर झुकाकर ऐसे लज्जित सी बैठी थी जैसे सोमनाथ जी को एड्स हो गया हो। तभी बड़ी बहू ने खाने की थाली की जगह डिस्पोजल प्लेट में खाना लगाकर सबकी तरफ देखा और कहा, बाबूजी का खाना निकाल दिया है, कौन देने जाएगा। सब चुप हो गए, किसी के मुंह से बोल न फूट रहे थे। सोमनाथ जी कमरे में पड़े हुए सब कुछ सुन रहे थे। शोभित ने कहा, खाने के बाद पैरासिटामोल भी देनी है, तो छोटी बहू जल्दी से दवाई का पूरा पत्ता भी ले आई और प्लेट में ही एक किनारे पर रख दिया। बोली, खाना खाने के बाद खा लेंगे एक गोली, दोबारा कौन देने जाएगा, इसलिए इसी प्लेट में रख दिया है। शोभित बहुत चिंतित नजर आ रहा था और चुपचाप बैठकर कुछ सोच रहा था। बड़ी बहू ने प्लेट सुशीला के हाथ में पकड़ा दी और चली गई। सुशीला का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बोली, मैं खाना कैसे देने जाऊं, मुझसे ना हो पाएगा। सुशीला ने बड़े बेटे की तरफ देखा तो उसने नज़र दूसरी तरफ फेर ली। तभी छोटी बहू ने अपने पति को आवाज लगाई और वो उठकर अंदर चला गया। मोहित उठने लगा, शायद खाना ले जाने के लिए, पर तभी बुआ जी बोल पड़ी, सुशीला तुम तो सोम की पत्नी हो, क्या तुम भी? आगे की बात चाची भी ना बोली और फिर सुशीला को समझाने लगी, अरे दरवाजा खोलकर थाली सरका दो, सोमनाथ उठकर खा लेंगे, पानी और दवाई भी है ही, तो खाकर सो जाएंगे। सोमनाथ जी अंदर से सब सुन रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बहकर तकिए में समाते जा रहे थे। इन्हीं बच्चों को बुखार आने पर सारी रात इनके सिरहाने बैठकर काटी थी। इनकी हर फरमाइशें बोलने से पहले ही पूरी की थीं। और तो और जब सुशीला को टीबी की बीमारी हुई थी तो अम्मा के मना करने के बाद भी पूरी निष्ठा से सुशीला की दवा और सेवा की, और आज इनमें से कोई खाना तक लाने को तैयार नहीं है। क्षोभ से सोमनाथ जी का मन भराया। हिम्मत करके सुशीला उठी और कुंडी खोलकर थोड़ा सा दरवाजा खोला। कमरे के बाहर चौखट से ही डिस्पोजल प्लेट अंदर जमीन पर रखकर आगे को सरकाते हुए बोली, खाना खा लो और उसके बाद दवाई खा लेना, प्लेट में ही रखी है, कहकर तुरंत दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और बुआ के पास आ बैठी।
बड़े बेटे ने बहन को बताने से मना कर दिया। क्या करेगी आकर, वैसे भी ट्रेन सब बंद है और बॉर्डर सील है। जो जहाँ है उसे वहीं रहने दो, इस बीमारी में अपने बचाव की बहुत ज़रूरत है। बुआ उठकर चली गई थी और सब खा पीकर सो गए। सुबह एम्बुलेंस की आवाज़ से शोभित की नींद खुली। शायद किसी पड़ोसी ने फ़ोन करके सूचित कर दिया होगा। शोभित ने सोमनाथ जी के कमरे की कुंडी खोली और अंदर झाँक कर देखा। खाने की प्लेट ज्यों की त्यों जमीन पर पड़ी थी और बाबूजी ने खाना तो क्या, दवाई भी न खाई थी। जग और गिलास भी वैसे ही रखे थे, पर बाबूजी जाग रहे थे। तभी एम्बुलेंस में से डॉक्टर के साथ स्ट्रेचर लेकर कुछ लोग अंदर आए। डॉक्टर ने थर्मामीटर लगाया, नब्ज चेक की, पर बुखार उतर चुका था। नब्ज भी सामान्य थी, फिर भी कुछ टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाना और रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन में रखना था। सो उन लोगों ने सोमनाथ जी को स्ट्रेचर पर ले जाने को कहा। सारा घर जाग चुका था। दोनों बहुएं अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में बंद थी और सुशीला अपने दोनों बेटों के साथ बरामदे में बड़ी दूर खड़ी थी। सिर्फ शोभित अपनी पत्नी के साथ कमरे में खड़ा था और डॉक्टर से बात कर रहा था। सोमनाथ ने स्ट्रेचर पर लेटने से मना कर दिया और उठकर एम्बुलेंस तक चलने की बात कही। बुखार भी नहीं था, सो डॉक्टर ने अनुमति दे दी। सोमनाथ चलकर बाहर दरवाजे तक पहुंचे और मुड़कर अपने परिवार को देखना चाहा, पर कोई न दिखा। उन्होंने आंखें झुकाकर अपने आंसुओं को रोकने की असफल कोशिश की, पर 2 बूंद आंसू लुढ़ककर उनके गालों पर आ ही गए। सोमनाथ जी ने बड़ी हसरत से अपने घर को निहारा, जहां से जीवन की तमाम खट्टी मीठी यादें जुड़ी थीं, और बड़े मजबूत कदमों से चलकर एम्बुलेंस में जा बैठे। शोभित अपनी पत्नी के साथ स्कूटर से एम्बुलेंस के पीछे हो लिया। एम्बुलेंस के जाते ही सुशीला ने 2-3 बाल्टी पानी डालकर और फिनाइल डिटॉल से घर का वो कमरा जहां सोमनाथ जी एक रात सोए थे धो डाला। फिर साबुन से हाथ धोकर बैठ गईं और चाय की प्रतीक्षा करने लगी। सोमनाथ जी को आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कर लिया गया और उनके टेस्ट होने लगे। उनका सीटी स्कैन भी हुआ और रिपोर्ट का इंतजार होने लगा। शोभित ने वापस आकर सबको सारा हाल बताया और अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर चला गया। सोमनाथ जी की तबीयत सुधरने लगी थी और वो खुद को पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस कर रहे थे। चौथे दिन उनकी सारी रिपोर्ट आ गई और डॉक्टर ने उन्हें बधाई देते हुए खुशखबरी सुना दी। सोमनाथ जी, आपकी किसी रिपोर्ट से कोरोना संक्रमण होने की पुष्टि नहीं हुई है। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और जब चाहें तब घर जा सकते हैं। सोमनाथ जी ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। अस्पताल से सोमनाथ जी के घर फोन करके सूचित कर दिया गया कि वे पूर्णतः स्वस्थ हैं और उनके अंदर किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं है। आप लोग आकर उन्हें घर ले जा सकते हैं। घर? कौन सा घर? क्या वो घर जहाँ सुशीला जैसी जीवन संगिनी रहती है? क्या वो घर जहाँ अपने खून से सींच कर बड़े किए हुए बच्चे रहते हैं? नहीं नहीं, वो घर कैसे हो सकता है? वो घर हो ही नहीं सकता जहाँ रहने वाले अपने ना हों, जिनमें कर्तव्य, प्यार और अपनत्व ही ना हो। वो घर कैसे हो सकता है? सोमनाथ जी अपने सोच विचार में डूब गए। शोभित को भी अस्पताल से सूचना मिल चुकी थी, किंतु जब तक सब लोग सोमनाथ जी को लेने पहुंचते, उससे बहुत पहले ही सोमनाथ जी अपनी डिस्चार्ज स्लिप साइन करके खुद को डिस्चार्ज करवा लिया था। उनका परिवार जब उन्हें लेने अस्पताल पहुंचा तो सोमनाथ जी का बिस्तर खाली पड़ा था। वे जा चुके थे, तोड़कर सारे पारिवारिक बंधन जो स्वार्थ और हृदयहीनता से भरे हुए थे। उसके बाद आज तक किसी ने उनको कभी नहीं देखा। कुछ दिन इंतजार करके शोभित ने सोमनाथ जी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी की और अखबार में फोटो भी छपवाई, पर इस सब का कोई फायदा न हुआ। सुशीला अब दिन रात दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी रहती है, सोमनाथ जी के इंतजार में। उसे समझ में नहीं आता कि वो खुद को सुहागिन समझे या विधवा। सिंदूर से अपनी मांग भरे या सोनी मांग लेकर घूमती रहे। कोई जवाब नहीं मिलता सुशीला को। कौन देगा जवाब? क्या सिर्फ मांग में सिंदूर लगा लेने से ही कोई स्त्री सुहागिन और पतिव्रता बन जाती है? मेरा विवेक कहता है कि नहीं। सच्ची जीवन संगनी वो होती है जो मन, कर्म, वचन से बिना किसी लोभ और स्वार्थ के जीवन भर साथ निभाती है। यही भावना उसे मांग के सिंदूर के बिना भी सच्ची सुहागिन बनाती है।